तो नमस्कार, मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। एनजीओ की हम बात करेंगे कि एनजीओ को स्टैब्लिश करने में, एनजीओ को सफल होने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में हमने बात करी थी कि किसी भी एनजीओ बनाते हैं तो उस एनजीओ को अधिकांश शासकीय सहायता लेने के लिए या फंडिंग सपोर्ट बड़ी एजेंसी से लेने के लिए या फंडिंग लेने के लिए हमें कम से कम 3 साल की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 साल की एक अवधि होती है जहां एक एनजीओ को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। तो क्या जब हम एनजीओ की शुरुआत करते हैं तो किस तरह से हम एनजीओ की शुरुआत करें, उन प्रारंभिक 3 सालों में हम किस तरह से काम करें कि हमें 3 साल के बाद शासकीय ग्रांट हो, CSR फंड हो या किसी भी तरह की राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ग्रांट हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें किस तरह से अपने एनजीओ के कार्यों को करना चाहिए और फंडिंग के कौन कौन से सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं जहां से एनजीओ अपने लिए फंड की व्यवस्था कर सकता है और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि एनजीओ के लिए फंड की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में एनजीओस के काम होते हैं, पूरे विश्व में समाज सेवा के कार्य होते हैं, लेकिन चूंकि हम आज हिंदुस्तान के अंदर है तो हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर एनजीओस, सीबीओस, सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट किस तरह से अपने लिए फंडिंग की व्यवस्था कर सकते हैं या उनके लिए फंडिंग के कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से वो अपना अधिक से अधिक धन की व्यवस्था कर पीड़ितों तक, ज़रूरतमंदों तक या उनको जिन्हें हमारी सेवाओं की आवश्यकता है उन तक अपना कार्य हम बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें, अच्छा स्टाफ रख सकें, अच्छी सर्विसेज हम टाइम बाउंड दे सकें और अपने एनजीओ का हम ना सिर्फ जिला स्तर बल्कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक बेहतर काम के द्वारा हम एक अच्छा नाम बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 2 तरह की हमारे पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी या 2 तरह की फंडिंग की व्यवस्था हमारे पास होती है। एक होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जिसको इंटरनेशनल फंडिंग या जिसको हम कह सकते हैं फॉरेन फंडिंग, जो कि हम विदेशी फंडिंग एजेंसीज के माध्यम से, विदेशी स्रोत एजेंसी, विदेशी सहायता एजेंसी के माध्यम इस फंड की व्यवस्था करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से या फॉरेन की एजेंसी से फंड लाने के लिए हमें भारत सरकार से FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। FCRA का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री में ऑनलाइन जाकर हम कर सकते हैं और इसके बाद हमें ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया FCRA के पंजीयन के बाद हमें किस तरह से वार्षिक रिटर्न फाइल करनी होती है, किसी प्रोजेक्ट का किस तरह से प्री अप्रूवल हमें लेना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूशन किस तरह से करना होता है, हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रखने होते हैं और किस तरह से फीस आदि हमें पे करनी होती है, ये सारी जानकारी हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, FCRA होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, भारत सरकार की वेबसाइट पे हमें मिल जाती है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय फंड के लिए हमें ये कुछ रजिस्ट्रेशंस आवश्यक होते हैं। इसके अलावा 12A का रजिस्ट्रेशन हमें ज़रूरी होता है, ATG का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग एजेंसीज हमारे से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, लेकिन ये कुछ FCRA, 12A, ATG ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके आधार पे हम फॉरेन फंडिंग एजेंसी से सहायता या फंड, प्रोजेक्ट फंड हम वहाँ से ले सकते हैं। तो हम इसकी बात तब करेंगे जब कोई एनजीओ अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते हुए FCRA का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है और अपना कार्य बेहतर ढंग से इस्टेब्लिश्ड होकर एक अच्छे स्टाफ के साथ, एक ऑफिस के साथ और बेहतर कार्य अनुभव के साथ जब इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाता है तो उसे फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब चूंकि हम उन एनजीओस की बात करें जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनके पास अभी अनुभव कम है, और मैं बिल्कुल शुरुआत हम उन एनजीओ से करेंगे जो बिल्कुल आज पंजीकृत हुए हैं, वो किस तरह से अपना काम करें या किस तरह से फंड की व्यवस्था करें ताकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तो मित्रों, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि हर एनजीओ या ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी होती है। तो सबसे पहले हम किसी के पास फंड लेने जाएं तो चूंकि हमने एक उद्देश्य को सामने रखकर एक विजन, मिशन
और ऑब्जेक्टिव्स हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी संस्था के लिए ड्रॉ करके रखे होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स में हम ये तय करते हैं कि हमारा जो एनजीओ है, हमारा जो ट्रस्ट है, हमारी जो सेक्शन 8 कंपनी है, वो किस तरह के कार्य करेगी। उदाहरण के तौर पर, क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, क्या हम कृषि के क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्या हम महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करेंगे, या हम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करेंगे, या हम औद्योगिक सेक्टर में रोजगार उन्मूलन संबंधी काम करेंगे, या हम बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था के लिए काम करेंगे। हम किस तरह के काम करेंगे? क्या हम स्व सहायता समूह के लिए काम करेंगे, क्या हम आजीविका संवर्धन के लिए कार्य करेंगे, क्या हम पंचायती राज के ऊपर काम करेंगे, क्या हम बच्चों के स्वास्थ्य, उनके बेहतर पालन पोषण, न्यूट्रिशन के ऊपर काम करेंगे, क्या हम एडोलसेंट एज के ऊपर काम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि हमने जिन उद्देश्यों को, जिन ऑब्जेक्टिव्स को अपने बायलास के अंदर, अपने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, या हम जिसको कहते हैं अपनी नियमावली के अंदर हमने जिन उद्देश्यों को लिख रखा है, उन उद्देश्यों के अनुरूप हम सबसे पहले स्थानीय स्तर पर ये अपनी उद्देश्यों को समराइज करके तय करेंगे कि हम सबसे पहले किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। उदाहरण के तौर पर, हमने शुरुआत में 3 या 4 कार्य लिए कि हम प्री नर्सरी एजुकेशन की एक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं। हम बुजुर्गों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप लगाना चाहते हैं। हम स्लम एरिया के अंदर जाकर एक न्यूट्रिशन की कार्यशाला करना चाहते हैं। हम एक गंदी बस्ती के अंदर जाकर स्वच्छता और हाइजीन की बात करना चाहते हैं। तो ये 5 तरह के प्रोग्राम या 10 तरह के प्रोग्राम जो भी हमने अपने लिए तय करें, इन प्रोग्राम को हम अपने एक प्रोग्राम रजिस्टर में पहले चिन्हित करेंगे कि हम किन किन तरह के प्रोग्रामों को अपनी प्राथमिकता में लेते हैं, या किस किस तरह का एक्सपर्टाइज हमारे पास है, हम किस तरह के कामों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन कार्यों को लेने के बाद हम ये देखेंगे कि चूंकि अभी हमारे पास इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिले, चूंकि हमने अभी इतने बहुत सारे कार्य या ऐसे कार्य नहीं किए हैं कि हमारे कार्यों को देखते हुए या हम अपने कार्यों को बताते हुए हम अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लोगों के पास जाएं और उनसे फंड की व्यवस्था या डोनर के पास हम जा सकें। तीसरा, हमारे पास अभी इतना कुशल एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है जिनको हम अभी अच्छी सैलरी देकर उनको रिक्रूट कर सकें, उनकी हम अब सेवाएं ले सकें। तो अभी हमें क्या करना होगा? हमें इस तरह के प्रोग्राम डिज़ाइन करने होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो। हमें वहाँ से वॉलंटियर्स ढूंढने होंगे। हम कम से कम धन लगाकर हम पैसा उन चीज़ों में लगाएं, हम इस तरह से मैनेजमेंट करें अपने प्रोग्राम का कि हमें कम पैसों में अधिक से अधिक आउटपुट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही तक, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हम अपने प्रोग्राम की रीच को बढ़ा सकें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा उन विक्टिम्स के साथ, उन लाभार्थियों के साथ, उन ज़रूरतमंदों के साथ एक विश्वास का रिश्ता कायम होगा जो हमें आगे उनके साथ कार्य करने में, रणनीति बनाने में और अपनी योजना के बेहतर संचालन करने में मददगार साबित होगा। दूसरा जो मुख्य हमारा संबंध बनेगा वो बनेगा आम लोगों से, लोकल गवर्नेंस से, प्रतिष्ठित लोगों से, समाज सेवियों से, नेताओं से, राजनेताओं से और आम पब्लिक से। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में भी अपनी संस्था को लेकर जा पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम हम करें उसमें ध्यान रखें कि हम पब्लिक का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो फंड की व्यवस्था आप कैसे करेंगे हम? तो जब हमने प्रोग्राम तय कर लिया, हमने एक रूपरेखा तैयार कर ली, एक टाइमलाइन तैयार कर ली कि हम इन अवधि के दौरान इन गतिविधियों को एग्जीक्यूट करेंगे, इन गतिविधियों को हम चलाएंगे या इस कार्यक्रम को हम उस दौरान संचालित करेंगे। तो फंड के सबसे पहला जो स्रोत हमारे पास होता है वो होता है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन।
जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या जो हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं या हमारे जो ट्रस्ट के ऑनर हैं, पार्टनर हैं सेक्शन 8 कंपनी के, तो हमने जो इनिशियल पूंजी लगाई है या ट्रस्ट को शुरू करने में जो हमने शुरुआती पूंजी लगाई है या सेक्शन 8 कंपनी की जो हमारी इनिशियल कैपिटल होती है, उसके आधार पे या हम मेंबर्स का एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन करते हैं कि हम 10,000 20,000 रुपये इस गतिविधि के लिए खर्च करेंगे। और उस गतिविधि को अब हमें ये जो समय है, ये जो पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो हम श्रम लगा रहे हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं लोगों को भलाई के लिए, इस काम को हमें करने के अलावा इसका हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना आवश्यक है। क्योंकि जितना बेहतर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगा तो कल हम इन गतिविधियों को अपने अनुभव में, इन गतिविधियों को हम अपने कार्यों को करने में आगे मददगार साबित कर सकते हैं। ये कार्य हमारी उपलब्धियों को बता सकते हैं। जब हम इन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जब हम किसी गतिविधि को फील्ड में जाकर, ग्राउंड में जाकर, ग्रास रूट पर जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन गतिविधियों को हम बाकायदा फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, मिनट्स के माध्यम से, रिपोर्टिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट करें। इसके अलावा हमें उस अवधि में या उस कार्यक्रम में 2-3 चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि चूंकि हम अभी नए एनजीओ की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्थानीय प्रशासन, हम जिस स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं उस स्तर पर अगर हम जिला स्तर पर कार्यक्रम या गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं तो जिला स्तर के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के कलेक्टर को हम आमंत्रित कर सकते हैं, वहाँ के एसडीएम को आमंत्रित कर सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर को आमंत्रित कर सकते हैं, न्यायाधीश को आमंत्रित करते हैं, और जो अन्य डिग्निटी है महिला बाल विकास अधिकारी को हम कर सकते हैं, जिला पंचायत सीईओ को हम इन्वाइट कर सकते हैं। तो जिस जिला स्तर पर जो डिग्निटरी होती है, अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम कोई सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात करें, तो हम पुलिस सुप्रिटेंडेंट को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे जिला स्तर पर जो प्रशासन, हम जिनके साथ बेहतर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं तो मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को हम अपने कार्यक्रम में या अपनी गतिविधि में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हम नगरीय प्रशासन से लेकर अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ के कॉरपोरेशन यानी कमिश्नर को, या अगर नगर पालिका में करते हैं तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हम अपने कार्यक्रम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोकल गवर्नेंस को या लोकल वहाँ पे जो गवर्निंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हम उनको अपने कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करें। इसके अलावा वहाँ के जो गणमान्य नागरिक हैं या समाज सेवी हैं या इस क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर काम किया है, हम उनको अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करना ना भूलें। इससे जब वो उनके अनुभवों को, उनकी विशेषज्ञता का लाभ हमें इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा हम आम लोगों को आमंत्रित करें। जितने ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में, इस गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, उतना अधिक हमें इस के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। तो जब हम गतिविधि आयोजित कर लेते हैं तो इसको हम वहाँ के लोकल प्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाएं। अगर वहाँ टीवी चैनल्स, लोकल केबल है, टीवी चैनल्स हैं, हम उनको आमंत्रित करें और चैनल्स के मित्रों को आमंत्रित करें। और इस गतिविधियों को हम बाकायदा सोशल मीडिया में, जो आज हमारे लिए बहुत तायत में उपलब्ध है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इनके माध्यम से भी हम अपनी गतिविधियों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और इस गतिविधियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हम इनके माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या लोकल बैंकर्स को, लोकल एजुकेशनिस्ट को, लोकल हेल्थ वर्कर्स को, लोकल एक्टिविस्ट को हम अपने कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे हमारी ज़मीन तैयार होगी, जिससे आगे हम एक बेहतर संस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया हमारी फंडिंग का कि हम मेंबर्स का आपस में कंट्रीब्यूशन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। दूसरा तरीका, जब हम धीरे धीरे कुछ प्रोग्राम आयोजित कर लेते हैं तो हमारे पास उस पब्लिक का एक विश्वास होता है या उस पब्लिक के पास जाने के लिए हमारे पास कुछ गतिविधियां होती है जिनके आधार पर हम उन्हें फंड के लिए या डोनेशंस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं।
मित्रों, जब हम एक संस्था को चला रहे होते हैं तो उस संस्था के बहुत सारे उद्देश्य हमारे पास होते हैं। उन उद्देश्यों को लेकर हम कितने इमोशनल हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम कितने चिंतित हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें शुरुआत में सोचने की आवश्यकता है। यदि हम उन कॉज को लेकर, यदि हम उन उद्देश्यों को लेकर बहुत संजीदा है, बहुत, आप सोचिए कि आपका एक अनुदान, आपका एक मदद एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, एक परिवार के जीवन में, व्यक्तियों के समूहों के जीवन में, एक गांव के जीवन में, कई गांव वालों के जीवन में, एक प्रदेश के जीवन में, एक जिले के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। तो हमें ये सोचना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस कार्य को हम करने चाह रहे हैं, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो अगर हम एक बच्चे को शिक्षित कर दिए, यदि हम 20 बच्चों को शिक्षित कर दिए, अगर हम 200 बच्चों को शिक्षित कर दिए, यदि हमने 2000 बच्चों को शिक्षित कर दिया, तो सोचिए हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है और उससे जो परिवर्तन आना है, उनके पीछे उन जिन व्यक्तियों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आना है, उनके भविष्य में जो परिवर्तन आना है, हम उस परिणाम को लेकर अगर संजीदा हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि इससे अच्छी कोई फील्ड नहीं है। जब आप इस तरह से निरंतर अच्छी गतिविधियों का संचालन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो अब आप पब्लिक के पास जा सकते हैं कि आप कोई इवेंट प्लान करें, कोई गतिविधि प्लान करें, जहाँ पर आप टिकट के रूप में कोई शो आप प्लान कर सकते हैं, चैरिटी शो आप प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे लोग टिकट के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपको डोनेट करें। कोई एग्जीबिशंस आप ज़रूरतमंद लोगों की या कोई स्पेशल कैटेगरी के लोगों की या किसी स्पेशल समूह, जैसे आज स्व सहायता समूह बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, तो हम उन उत्पादों की प्रदर्शनी या बिक्री के लिए भी एक लघु बाज़ार, जहाँ पे हम तरह तरह के मनोरंजन या अन्य जानकारियों भरे स्टॉल वहाँ पर लगाकर और लोगों में प्रचार प्रसार कर कर वहाँ लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। वहाँ से हम पब्लिक फंड के रूप में लोगों से अपील भी कर सकते हैं, अपने कार्यक्रमों के बारे में बता सकते हैं और हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि वो लोग हमें फंड प्रदान करें, ताकि हम इन उद्देश्यों को, ये हमारे भावी कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को हम आपके फंड का उपयोग करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो रिलेशन बनाने में फंडर्स और रिसीवर्स के बीच में, या एक एनजीओ, एक ट्रस्ट, एक कंपनी और डोनर के बीच में जो रिलेशन या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है, वो होता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। कि जो व्यक्ति हमें पैसा दे रहा है, जो व्यक्ति हमें डोनेशन दे रहा है, जो व्यक्ति हमें ग्रांट दे रहा है, जो संस्था हमें ग्रांट दे रही, जो संस्था हमें प्रोजेक्ट फंडिंग कर रही है, जो संस्था हमें प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, तो वो जानना चाहेंगे कि हम उसके पैसों को किस तरह से उपयोग करते हैं, हमारे पास उन पैसों को हिसाब किताब रखने की या मैनेज करने की कौन सी पद्धति है, हम उस पैसे को कैसे हैंडल करेंगे और उस पैसे को हम किस तरह से खर्च करेंगे। तो खर्च करने के लिए भी, जैसे हमने शुरुआत में बात करी होगी, कि एक एनजीओ का अकाउंटिंग सिस्टम होता है और उस अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी फाइनेंशियल रूल्स होते हैं हर संस्था के, उन फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग हर संस्था का एक फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम, जो हमें दान मिल रहा है, जो हमें डोनेशंस मिल रहा है, जो हमें ग्रांट मिल रही है, जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट्स या काइंड सपोर्ट मिल रहा है, उसको अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स में बिल वाउचर्स प्रॉपर, जहाँ भी हम खर्च करते हैं उसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करते हैं, और वो सारा लेखा जोखा जब हम अकाउंट्स के बारे में हम बताते हैं कि हम पर्सनल, बहुत सारे डोनर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे फाउंडेशन होता है कि हम उनके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें, उस प्रोग्राम
के हेड में हम दूसरे फंड को मर्ज ना करें, बल्कि स्पेशल अकाउंट मेंटेन करें उस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसमें सारे वेजेस हो, जिसमें सारी सैलरीज हो, जिसमें सारे एक्सपेंडिचर्स हो, जिसमें सारे प्रोग्राम रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो, सारे एक्सपेंडिचर उसमें हो, ताकि एक बार में हमें समझ में आए कि हमने उस पूरे फंड को किस तरह से मैनेज किया है। इसके अलावा हर एजेंसीज़ के कुछ फंडिंग नॉर्म्स होते हैं, वो हमें उनको पालन करना चाहिए। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंट करने में, कि हम डॉक्यूमेंटेशन के अलावा अकाउंटिंग और अकाउंटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इस सिस्टम के द्वारा ही आगे लोग हमें एसेस करके या हमारी क्षमताओं को जानते हैं कि हम जो भी हमें फ़ंड दिया जा रहा है, चाहे वो लाखों में हो, चाहे करोड़ों में हो, या जितना भी फंड हो, हम उसको कितने व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आगे लोगों से फंड लेने के लिए, आगे अधिक से अधिक डोनेशन लेने के लिए। तो लोगों से हम इस तरह से दान ले सकते हैं। लोगों से हम, अगर यदि हमारी संस्था के पास में ATG है, तो हम लोगों से इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, उनको फर्म्स के पास जा सकते हैं, कंपनीज़ के पास जा सकते हैं, इंडिविजुअल्स के पास जा सकते हैं, प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं, और जो डोनेशन हम उनसे रिसीव करते हैं उस डोनेशन के एवज में उन्हें हम रिसीट देते हैं, जिससे कि उन्हें इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाए। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, एग्जीबिशंस के माध्यम से पब्लिक फंड या पब्लिक डोनेशन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है वो है ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, शासन से अनुदान। हमें आज यदि हम भारत की बात करें तो अधिकांश NGO भारत सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, उनके द्वारा तमाम बहुत सारी समाज के विकास की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, और उन योजनाओं को चलाने के लिए NGOs की महती भूमिका होती है। उनको वहाँ से बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, लेकिन उस सपोर्ट को लेने के लिए हमारे पास कुछ एलिजिबिलिटीज़ होनी आवश्यक है। तो वो कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज़ होती है उसके बारे में भी हम छोटा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो यदि मान लो हम गवर्नमेंट के पास किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि हम किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हम ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर गए और हम आदिवासी एरिया में जाके ट्राइबल स्कूल या ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल हम रन करना चाहते हैं। तो ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल जब हम रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरत होती है एक अनुभव की। क्या हमने कभी कोई साला किसी लेवल पे चलाई है? यदि चलाई है तो उसके क्या परिणाम रहे हैं? क्या हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है? हमने किस तरह से फंडिंग की व्यवस्था करी? हमने किन टेक्निक्स से पढ़ाया? उसके रिजल्ट्स क्या थे? कितने बच्चों को हमने सिखाया? तो ये सारे एक्सपीरियंस हमारे पास होना चाहिए, इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। और पब्लिक में, या जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, आम पब्लिक के अंदर और लोगों के अंदर हमारे कार्यक्रमों की, हमारी गतिविधियों की जानकारी होना चाहिए। मीडिया के अंदर हमारे व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। हमारे संस्था की वेबसाइट होना चाहिए जिसमें हम बता सकें कि हमने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं, उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी हमारी वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए। हमारे इनकम ऑडिट एक्सपेंडिचर्स या बैलेंस शीट्स जो है, ऑडिट अकाउंट्स जो है, वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो हम फिर अलग अलग प्रोग्राम करने के लिए, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, जैसे अभी आपने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष के अंदर लागू किया गया 2014 से और अभी निरंतर लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या म्युनिसिपल काउंसिल्स हो, वहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पर, वहाँ की सुविधाओं के आधार पर हर साल शहरों की रैंकिंग होती है, जिसमें देश के स्वच्छतम शहर का अवार्ड और रैंक दी जाती है। शहर को 5 स्टार 7 स्टार रैंकिंग दी जा रही है स्वच्छता में। गार्बेज फ्री सिटी का तमगा मिल रहा है। तो ऐसे तमाम कार्य जो है वो हो रहे हैं। इसमें NGO की महती अहम भूमिका है, जो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में या जागरूकता
पैदा करने के लिए, जो गतिविधियों का संचालन होता है, लोगों में जो मोटिवेशन का कार्य है या जो बिहेवियर चेंज का कार्य है, वो NGOs के माध्यम से कराए जाते हैं, है ना। इसी तरह अगर आज हम देखें तो जल के क्षेत्र में या पानी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हैं। अभी भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। जल जीवन मिशन के अंदर बहुत सारे कार्य होंगे जहां हर आदमी को सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएंगी। तो इसके लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता के लिए, लोगों को अच्छे व्यवहार परिवर्तन के लिए, लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए और उनका संधारण करना, उसमें सहभागिता करना, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में NGOs का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो ऐसे तमाम तरह की योजनाएं हैं। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम सरकारी अनुदान ले सकते हैं। लेकिन इन सब योजनाओं का अनुदान लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्य का अनुभव होना चाहिए, एक फाइनेंशियल लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, हमारा टर्नओवर जिस परियोजना के लिए या जिस कार्यक्रम के लिए हम आवेदन करते हैं, तो हो सकता है उस कार्यक्रम में एक वित्तीय लिमिट भी तय की जाती है कि अगर हम मान लो कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं तो वहाँ होता है कि जो संस्थाएं हैं उनकी वित्तीय स्थिति, वार्षिक टर्नओवर जिसको हम कहते हैं, या एवरेज टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह की कैटेगरीज वहाँ मौजूद होती हैं। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी तमाम कार्य करने के लिए, चाहे वो जिला स्तर पर हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, तमाम तरह की योजनाएं बहुत सारे विभागों के द्वारा चलाई जाती हैं, जो स्थानीय स्तर पर भी NGO की सहभागिता हेतु कार्यक्रमों में आमंत्रित किए जाते हैं और हम उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है जैसे NABARD है, और बहुत सारी वित्तीय संस्थानें हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो NGOs को फंड प्रोवाइड कराते हैं। तो हम बहुत छोटे एरियाज़ में जाकर, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे समूह के बीच में अपने इंटरवेंशंस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि जो नए NGOs हैं या जो नए इस फील्ड में आए हैं, उन्हें शुरुआती दौर में बहुत छोटे छोटे फंड की तरफ जाना चाहिए और अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने ही अनुभव के आधार पर धीरे धीरे करके अपने जो भी उद्देश्य हम करना चाहते हैं उन उद्देश्यों में एक्सपर्टाइज हमें हासिल करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारे पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है CSR से। अभी 2014 में भारत सरकार द्वारा CSR पॉलिसी बनाई गई, जिसमें हर कंपनीज़ को, चूँकि कंपनीज़ एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उत्पाद करके, अपने प्रोड्यूस बनाकर या उसमें इनोवेशन करके या उसमें एक्सटेंशन करके लाभ कमाती है, तो ऐसा मानना है कि जो भी उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं या जो उसके बुरे परिणाम होते हैं वो भी हमें अनायास ही मिलते रहते हैं, चाहे वो कार्बन के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो, उसके दुष्परिणाम आम व्यक्ति को भोगने होते हैं। तो सरकार ने तय किया कि सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ हो, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ हो या जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से अधिक हो, ऐसी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसे खर्च करना पड़ेंगे। या तो वो पैसा स्वयं अपना ट्रस्ट बनाकर या खुद वो गतिविधियां आयोजित करके, या उस पैसे को वो अपनी पॉलिसी के आधार पर, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी, CSR पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च कर सकती है। अन्यथा वो अन्य NGOs के माध्यम से, अन्य एजेंसीज के माध्यम से फंड को उस CSR एक्टिविटी में खर्च करती है। तो CSR भी आज फंड पाने का बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन मित्रों, यहाँ भी वही बात है कि आप कितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, कितनी अच्छी टीम है, आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से आउटपुट दे सकते हैं एक टाउन बाउंड प्लान के अंदर, ये डिपेंड करता है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, एक अच्छी टीम आपके पास है, अच्छी वर्कफोर्स आपके पास है, उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स आपके पास है, एक अच्छा प्रोजेक्ट आपने फॉर्म किया हुआ है और एक बढ़िया सा टाइम बाउंड एक्शन प्लान आपने बना के दिया है, तो निश्चित रूप से आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी की तरफ से मिलती है, जो आज भारत के अंदर बहुतायत में अवेलेबल है। इसके अलावा
जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे शासकीय गैर शासकीय फंड प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम हैं, बहुत सारी एजेंसीज है जो हिंदुस्तान के अंदर या भारत के अंदर काम करती है। ग्रास रूट में जाकर उन्हें लोकल एनजीओज़ की या स्थानीय एनजीओज़ की ज़रूरत होती है। तो एज अ फील्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या एज अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PIA के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या आवश्यकता है? सबसे पहली आवश्यकता होती है कि हमारा पूर्व अनुभव क्या है, हमारे एक्सपीरियंस क्या है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हर फंडिंग एजेंसीज के लिए या हर जहाँ भी हम फंड लेने जाते हैं, जिस डोनर के पास भी हम जाते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हमारे पास क्या संसाधन मौजूद है, क्या मानव संसाधन हमारे पास मौजूद है, किस तरह की एक्सपर्टाइज है और किस तरह का हमने प्लान किया हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम एक बहुत अच्छे से एज अ PIA बहुत सारे एजेंसीज़ के साथ काम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना अनुभव बढ़ाकर हम डायरेक्ट सरकार से या अन्य एजेंसी से फंड लाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एज अ PIA भी हम एक बहुत अच्छा काम करके फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। आज आपने देखा होगा इंटरनेट का युग है, बहुत सारी चीज़ें आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हम अपने संस्थान का, अपने NGO का, अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाकर लोगों से फंडिंग की अपील कर सकते हैं। वहाँ पर हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या हम वेबसाइट के माध्यम से लोगों से अपील कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग के लिए अपील कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपने टारगेट्स दे सकते हैं, वहाँ पर हम अपने बेनिफिशरीज़ को बता सकते हैं कि हम किस तरह से उस फंड का यूटिलाइज़ करेंगे और बहुत सारा इवेंट करके, बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से क्राउड फंडिंग भी आजकल लाने का बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी हम फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो NGOs को, ट्रस्ट को, सेक्शन 8 कंपनीज़ को फंडिंग लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चूँकि हर NGO की सफलता, हर ट्रस्ट की सफलता, हर कंपनी की सफलता निर्भर करती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी यानी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चाहे कोई भी डोनर हो, कोई भी शासकीय एजेंसी हो या गैर शासकीय एजेंसी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या डोनर हो, वो ये देखता है कि आपने पिछले समय में कितना फंड हैंडल किया है, आपने कितने लोगों को अपने प्रोग्राम से बेनिफिट दिया है, आपने कितने हितग्राहियों को बेहतर लाइफ दी है, या आपने अपनी गतिविधियों से कितना सोशल चेंज समाज के अंदर लाया है जो मेजरेबल हो, आपके जो आउटपुट्स हो, आपके जो परिणाम आए हैं वो दिखाई देते हो। यदि हम इस तरह का कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत सारा फंड, बहुत सारा धन अवेलेबल है। इस फील्ड में अभी लिमिटेशन नहीं है। तो ये हमने अभी गहराई में बात करी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अधिक फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फंडिंग की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हम उस पर एक सेपरेट एपिसोड बनाकर, एक अलग से एपिसोड बनाकर उस पर डिटेल में बात करेंगे। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की जिक्र मैं अंत में करना चाहूँगा, वो है कि यदि आपको लगता है कि आप इस फील्ड में या आपकी संस्था इस फील्ड में बहुत बेहतर कार्य कर रही है, बहुत बेहतर कार्य करना चाहती है, तो आप अभी जैसे बहुत सारे अपने संस्थान को अपग्रेड करिए। अभी नया जिस तरह से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अभी ई-टेंडरिंग के माध्यम से NGOs को, ट्रस्ट को, सेक्शन 8 कंपनीज़ को बहुत सारे कार्यक्रम दिए जाने लगे हैं। तो इस तरह से भी अपने आप को अपग्रेड करिए। वेबसाइट्स अपनी संस्थान की बनाइए। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, लोकल मीडिया में आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें आपकी प्रेजेंस होना चाहिए। इसके अलावा आज डिजिटल का ज़माना है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल प्रोफाइल हो, आपका डिजिटल लेटर हेड हो, आपका डिजिटल रिपोर्ट हो, जो शॉर्ट रिपोर्ट्स हो, प्रोग्राम वाइज रिपोर्ट्स हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और बहुत अच्छी टीम आपके पास होती है, तो मित्रों, आपके संस्थान को, आपके NGO को, आपके ट्रस्ट को, आपके सेक्शन 8 कंपनी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन वीडियोस को आप सिर्फ देखें ना,
बल्कि बार बार देखें। और बार बार देखने के अलावा उन चीज़ों को आप अपनाने की कोशिश करें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड में मुझे कार्य करते हुए लगभग अनफॉर्मली अगर बात करें तो लगभग मैं जब क्लास 9th में, क्लास 7th में जब मैं था, तब मुझे यूनिसेफ के द्वारा सैनिटेशन के ऊपर और पर्सनल हाइजीन के ऊपर पहली वर्कशॉप चिल्ड्रंस के रूप में अटेंड करने का मौका मिला था। तब से लेके, यानी अगर हम बात करें तो आज लगभग इस वाक़ये को 40, 30 साल, 32 साल, 35 साल का दौर हो गया। और उन 35 सालों में इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ है। तो मैं अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, इमेजिनेटिव टॉक्स सब्सक्राइब करें और अपने सारे मेंबर्स को, अपने सारे लोगों को जो भी इस फील्ड में आपका परिचय था, उनको अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।